नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश ऐतिहासिक फैसलों का बनेगा गवाह, विजय सिन्हा का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जनता दर्शन में सीएम योगी के कड़े निर्देश, आम जन के काम में अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि हेमंत सोरेन पर जुर्म के आरोप पर भाजपा की मांग, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा 1996 से चुनाव लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप प्रधानमंत्री मोदी पर करते हैं भरोसा तो वीडियो ही जरा और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश ऐतिहासिक फैसलों का बनेगा गवाह, विजय सिन्हा का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है, तीसरी बार वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर विपक्ष के लोगों ने संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया, इसके बावजूद देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री मोदी को दिया। विपक्ष संविधान को अपमानित करने का काम करता है, इनके नेता संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं। आज वो संविधान की बात कर रहे हैं। इन लोगों की हालत चोर मचाए शोर वाली बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने एक माहौल बनाने और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। इसके बाद ही देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री मोदी को दिया। हम बिहार की जनता और देशवासियों का आभार जताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश ऐतिहासिक निर्णय का गवाह बनेगा, जिसे देश की जनता महसूस कर रही है। चुनाव के दौरान सीटों के नुकसान पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव के कई पहलू होते हैं। नकारात्मक वातावरण बहुत तेजी से फैलता है, वही सकारात्मक वातावरण को पहुंचने में समय लगता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बनेगा तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता दर्शन में सीएम योगी के कड़े निर्देश, आम जन के काम में अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद गुरुवार को फिर से जनता दर्शन शुरू किया। सीएम के सरकारी आवास पर गुरुवार को काफी संख्या में पीड़ित पहुंचे। इन लोगों ने सीएम योगी से अपनी पीड़ा सुनाई। मुख्यमंत्री ने हर एक फरियादी के पास पहुंचकर उनकी पीड़ा जानी, फिर संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जन से जुड़े कार्य में निश्चित समय सीमा में हो, किसी भी काम में अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जनता से जुड़े मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में है। जनता दर्शन में गुरुवार को काफी संख्या में युवा भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर युवाओं से न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत परेशानी पूछी, बल्कि उनसे कई मुद्दों पर वार्तालाप भी किया। युवाओं ने विभिन्न मुद्दों पर सीएम योगी से बातें साझा की। वहीं मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े जो भी मुद्दे माननीय न्यायालय में लंबित है, उनमें अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया। चुनाव की घोषणा के बाद यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया था। मालूम हो कि यह जनता दर्शन कार्यक्रम लखनऊ में रोजाना होता है। यदि सीएम प्रदेश में होते हैं तो वह 1 घंटा जनता के साथ मिलते हैं। यदि वह गोरखपुर में होते हैं तो वहाँ जनता दर्शन कार्यक्रम करते हैं। 2 माह पूर्व आचार संहिता लगने से पहले तक सीएम योगी तकरीबन प्रतिदिन अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आमजन से मुलाकात करते रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी नेतृत्व में जनता की परेशानियों का हो रहा है समाधान, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा 1996 से चुनाव लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीटों की जीत और हार को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा 1996 से चुनाव लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी, इसमें दिक्कत कहाँ है। पटना में पत्रकारों ने जब उनसे 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, इसमें दिक्कत क्या है। भाजपा उनके नेतृत्व में 1996 से चुनाव लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। इस चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को 75% अंक दिए। जो लोग परसेप्शन बना रहे थे वो गलत हो गया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंधन की टीम के अनुसार हम लोग चुनाव लड़े और 75% अंक बिहार की जनता ने एनडीए को देने का काम किया। हम लोग जिन सीटों पर चुनाव हारे उनकी समीक्षा कर रहे हैं। हम इस चुनाव में और बेहतर कर सकते हैं। हमें भरोसा था कि बिहार की 40 में से 40 सीटें मिलेंगी, लेकिन हम 25% सीट हारे, इसकी समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर चल पड़ा है
वीडियो जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। करते अगली बड़ी खबर की तरफ। हेमंत सोरेन पर जुर्म के आरोप पर भाजपा की मांग सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि झारखंड लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर तीखी सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। झामुमो की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने जेल में बंद हेमंत सोरेन पर जुर्म का आरोप लगाते हुए मानव अधिकार का मुद्दा उठाया। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर जेल में उन्हें कथित तौर पर यातनाएं दी जा रही है तो न्यायालय से अनुरोध है अपने बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराए। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहे कल्पना सोरेन ने गुरुवार को फेसबुक पर मानव अधिकार हनन विषय पर एक पोस्ट लिखा और उसके साथ हेमंत सोरेन का मामला उठाया। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली में जारी जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। इसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली बीजेपी ने फैसले के बाद आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिया है कि जल संकट से निपटने में मदद करने के लिए दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करे। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी के लिए तत्काल पानी जारी करने की मांग की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को अधिक जल जारी करने के लिए कहा गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 1 महीने से दिल्ली में जल संकट के दौरान हमने देखा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी बीजेपी शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को रोमांचक पत्र लिख रही थी, जानते हुए कि वे पहले से ही अधिक जल दे रहे हैं। हमारे अनुरोध के बावजूद उसने कभी अपने इंडी गठबंधन साथी कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पत्र नहीं लिखा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा या उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश से अधिक जल जारी करने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन का तीसरी बार सरकार बनाने का अभूतपूर्व पल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नई संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आंध्र प्रदेश की जनता को दिया धन्यवाद। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की जीत की बधाई दी है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि हम सभी मिलकर आंध्र प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य आने वाले समय में विकास करे। अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत अब विकास की राह पर आगे बढ़ता जाएगा तो वीडियो जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। दूसरी बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया स्वीकार, नई सरकार गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने रहने का किया आग्रह। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने मंत्रिपरिषद सहित अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा स्वीकार किया और नई सरकार के गठन तक उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया है। पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा यानी कि 17 लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन और भविष्य के राजनीतिक एजेंडे पर चर्चा भी की। जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। मंगलवार को आए चुनावी नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को फिर से ले रहे शपथ तो वीडियो जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, देवभूमि में दिखा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का जलवा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर फिर से इतिहास रच दिया। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से इतिहास दोहराया है। देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा। बीजेपी ने सीएम धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में 100% स्ट्राइक रेट के साथ
तीसरी बार भगवा परचम लहराया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जमकर प्रचार किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 5 सीटों पर जीत हुई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 5-0 से परचम लहराया। सीएम धामी ने एक बार फिर अपनी कुशल चुनावी राजनीति और चुनाव प्रबंधन क्षमता को साबित कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार किया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है तथा देवभूमि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसता है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति उत्तराखंड को प्रदान की। अगर आपको भी ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण करने के बाद से देश की हर जनता को मिलेगा प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ, वीडियो जला कर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ, चीन ने जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, का संबंधों में करेंगे सुधार, भारत के साथ काम करने का भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बुधवार को चीन ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। मंगलवार को भारत में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत में के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थिर संबंध दोनों देशों के हित के लिए आवश्यक है। देश में शांति और विकास के लिए यह जरूरी है। माओ ने कहा कि चीन दोनों देशों के हित को देखते हुए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर ट्रैक पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पैंगोंग तोसो झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2022 को पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार को छोड़कर संबंध कमजोर हो गए थे। गतिरोध को हल करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता की है। ऐसा मानते हैं कि मोदी 3.0 में भारत रचेगा नया इतिहास। तो वीडियो चलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ, तीसरी बार एनडीए सरकार शपथ ग्रहण की आ गई तारीख। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रहा है। नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी, लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो सकता है। नई मंत्रिमंडल में चेहरे को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। संभव है कि 2-3 दिन में नामों का फाइनल। तीसरा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरा चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले दिल्ली में एनडीए ने बैठक बुलाई, जिसमें जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की रूपरेखा पर चर्चा हुई। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार बुधवार सुबह दिल्ली पहुंच गए। चंद्रबाबू नायडू भी दोपहर तक दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि 2019 के नतीजों के 7 दिन बाद प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। 2014 में जब एनडीए सरकार बनी थी, तब 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस बार नतीजे आने के 4 दिन बाद यानी 8 जून को शपथ ग्रहण की तैयारी होने की खबर है। आप ऐसा मानते हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और देश के तीसरी बार सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वीडियो चलाकर कमेंट में लिखिए। ऐसा मानते हैं कि 8 जून को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी और देश के दूसरे ऐसे नेता बनेंगे जो तीसरे प्रधानमंत्री बन रहे। तो वीडियो चलाकर कमेंट में लिखिए। अगली बड़ी खबर की तरफ, ताइवान के आसपास फिर दिखे चीनी लड़ाकू विमान, दोनों देशों में बढ़ा तनाव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंगलवार और बुधवार की सुबह करीब 26 चीनी लड़ाकू विमान और 10 युद्धपोत ताइवान की सीमा के आसपास दिखाई दे। ताइवान मीडिया के अनुसार 26 लड़ाकू विमानों में से 19 चीन और ताइवान की सीमा मीडियन लाइन को भी क्रॉस कर गए। चीन की इस हरकत को उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है। ताइवान के मीडिया ने बताया कि चीनी लड़ाकू विमान के जवाब में ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत को भेजा, साथ ही तटीय इलाकों और अपने मिसाइल सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। गौरतलब है कि ताइवान में लाई चिंग-ते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नई सरकार बनने के बाद से चीन का रुख आक्रामक है और के लड़ाकू विमान और युद्धपोत लगातार ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं।
चीन की इस कार्रवाई को उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ताइवान की आजादी की बात अपने भाषण में कही, जिसने चीन को नाराज कर दिया। हालांकि में चीन की सेना ने एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल वू क्यान ने कहा था कि ताइवान की आजादी का मतलब सिर्फ युद्ध है और ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने दिए मेडिकल टेस्ट के आदेश। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। दरअसल केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया था कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अपनी अर्जी पर फैसला सुनाने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब अरविंद केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान रखने का निर्देश दिया है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सजा से छूट पाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का बहाना बना रहे तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका समेत कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत पर दी बधाई। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद एक बार फिर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जीत को लेकर कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अकेले 200 हासिल की, वहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। एनडीए ने अभी तक 191 सीट अपने नाम की। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस समेत कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बधाई दी है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा और एनडीए की चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। हमें भारत के लोगों की उत्साह भागीदारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के सफल संपन्न होने पर खुशी है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी आम चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं भाजपा एनडीए को उसकी जीत पर बधाई देता हूँ। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, प्रगति और समृद्धि भारतीय लोगों के भरोसे को दिखाता है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर उनके साथ कहे तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी जीत हासिल करने जा रहा एनडीए, जनता ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद, जफर इस्लाम का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और शुरुआती रुझान में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन विपक्षी गठबंधन से काफी आगे नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान को देखते हुए भाजपा यह दावा कर रही है कि अगर यह ट्रेंड बरकरार रहा तो एनडीए एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। आईएनएस से एक बातचीत करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि शुरुआती रुझान से यह साफ दिख रहा है कि एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है और अगर यह शुरुआती रुझान बरकरार रहा तो एनडीए एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बड़ी जीत का श्रेय देश के मतदाताओं को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जन कल्याण के लिए जो ऐतिहासिक काम किया है, जनता ने उसे लेकर अपना आशीर्वाद एक बार फिर से उन्हें दिया और वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि फिर से बनने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। शुरुआती रुझान में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी आगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डाक मतपत्रों की गिनती के बाद वाराणसी और लखनऊ लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। आज मतगणना के दौरान राजनीतिक दिग्गजों ने अपने लोकसभा क्षेत्र में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। स्मृति ईरानी अमेठी से आगे चले जबकि रवि किशन गोरखपुर से और अरुण गोविल मेरठ से आगे चल रहे। शुरुआती रुझान के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए 44 सीटों पर आगे चले जबकि इंडिया ब्लॉक 20 सीटों पर आगे चल रहा है। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि फिर से बने मोदी सरकार तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए अपनी राय। अगली बड़ी खबर की तरफ। नई दिल्ली भाजपा उम्मीदवार बासुदेव स्वराज ने कहा, विश्वास है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के विकास नीतियों को चुनेंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बासुदेव स्वराज ने
कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि देश के लोग भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को चुनेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव जो इतिहास के सबसे लंबे चुनाव में से एक है। 7 चरणों में मतदान के बाद 1 जून को संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर विश्वास जताते हुए स्वराज ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आज भारत के लोग भाजपा के जन कल्याणकारी नीतियों को चुनेंगे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों और उनके विकास भारत के विजन को चुनेंगे। मुझे